नमस्कार। भैया एक बार अपना परिचय जो है वो आप दे दीजिए और साथ में आपकी लोकेशन क्या है वो बता दीजिए। मैं सुशोभित पाटीदार हूँ। महू तहसील में ग्राम आंबा चंदन में मेरा निवास है। मेरी फार्मिंग भी यहीं है और गौपालन भी यहीं है। अभी क्या कर रहे हैं आप जैसा बता रहे थे कि आप गोपालन के साथ में भी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो थोड़ा अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में डिटेल में बता दीजिए कि क्या काम कर रहे हैं आप। देखिए, बेसिकली मैं एक फार्मिंग फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो शुरू से खेती में तो लगे रहे ही हैं हम। तो उसके साथ साथ गौपालन भी रहा है हमारे पास में। तो गौपालन में भी ये ईश्वर की कृपा रही है कि हमारे घर में देशी गौपालन ही रहा है। तो मैं जैसे ही खेती में आया हूँ तब से मैंने गौपालन में ब्रीडिंग को इंट्रोड्यूस करा है, क्योंकि आप जैसे आपको पता होगा कि जो अपनी देशी नस्लें हैं उनका दूध, लोग बोलते हैं कि देशी गाय दूध कम देती है। तो उसका कारण मैंने सर्च करा कि दूध कम क्यों देती है। तो उसमें फिर जो ब्रीडिंग के ऊपर किसान फोकस नहीं करते हैं, तो वो हम कर रहे हैं। फिर गौ आधारित खेती को हम प्रमोट कर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम काम कर रहे हैं। तो गोबर की वर्मी कंपोस्टिंग करना, गौमूत्र का विभिन्न चीज़ें बनानी, जैसे 5% हो गया, 10% हो गया, फिर जीवामृत हो गया, ये सब चीज़ें हम बनाते हैं और खेती में प्रयोग करते हैं। तो काफ़ी यंग एज में आपने जो फार्मिंग है वो शुरू कर दी। आप जैसा बता रहे थे कि आपने ग्रेजुएशन भी किया है, आपका एजुकेशन भी बहुत बढ़िया है जी। तो जॉब ना करते हुए आप फार्मिंग कर रहे हो, बोल रहे हैं कि फार्मिंग में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, डेयरी फार्मिंग कर रहे हो तो ये तो आपको गोबर वगैरह जो है उनके साथ में डील करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो फार्मर्स हैं वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो फार्मिंग ना करें, उसके अलावा जॉब वगैरह जो उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि किसान जो मेहनत करता है उसको उतना मिलता नहीं है कन्वेंशनल खेती करने से। लेकिन भारत का किसान, मैंने एक वैज्ञानिक है पवन टाक करके, राजस्थान के हैं पवन जी टाक, तो उनका एक इंटरव्यू सुना था। तो उनमें ये कहा गया था कि भारत के किसान और विदेश के किसान में ये डिफरेंस है कि भारत के किसान को पता नहीं है कि कौन सी फसल को कितना देना है और कितना नहीं देना है। वो बस आँख बंद करके देते जाता है। तो उससे क्या होता है कि ज़मीन भी खराब होती है और अननेसेसरी एक्सपेंस होता है। तो कैलकुलेटिव अप्रोच से जब किसान काम करता है तब उसको यील्ड वैसी मिलती है और ज़मीन, धरती माता भी खराब नहीं होती है। और मेरा ये मानना है कि धरती माता में जितना मेहनत किया जाए उतना देती ही है, वो कभी भी नुकसान नहीं होता है किसान का। तो आपने जो प्रॉफिट है उसको जनरेट करने के लिए आपने पूरा एक इंटीग्रेटेड मॉडल जो है वो आप यूज़ कर रहे हो, मतलब बहुत सारी चीज़ों को आपने फार्मिंग के साथ में रिलेट कर दिया। जैसे आप गो पालन कर रहे हो, फिर उसका जो काव डंग वगैरह है, गोबर वगैरह, उससे आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हो, फिर साथ में आप बोल रहे थे कि आप बहुत सारे जीवामृत वगैरह जो है वो भी बना रहे हो। तो अपना आपका पूरा जो मॉडल है, एक फार्मर है अगर उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना है तो उसको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, क्या टिप्स आप उसको देना चाहते हो? देखिए, एज अ फार्मर सबसे मेन चीज़ होती है कि प्रोडक्शन लेना। आप रेट्स, जैसे डिमांड और सप्लाई का खेल रहता है, तो रेट्स के ऊपर आप वो नहीं हो सकते हैं। आप प्रोडक्शन लेंगे तो प्रोडक्शन से आप हमेशा बाजी जीत सकते हैं। तो प्रोडक्शन लेने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक तो आपकी मिट्टी की दशा कैसी है, आपका ऑर्गेनिक कार्बन कैसा है, आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, पीएच वैल्यू कैसा है। तो इन सब को आप जब पता करेंगे कि आपकी सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें एनपीके, माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का बैलेंस कैसा है, ये सब जब आप पता करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। फिर रही बात गौपालन की, तो गौपालन से क्या होता है कि अपने को गोबर और गौमूत्र मिलता है जो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है इसको इम्प्रूव करता है। जैसे ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से भी नीचे हो चुका है इंदौर का। इंदौर क्या, पूरे भारतवर्ष की यही स्थिति है। तो जब 0.5 से नीचे ऑर्गेनिक कार्बन रहता है तो आप भर भर के कितना भी केमिकल, कितना भी कुछ भी डालें, लेकिन उसका यील्ड इतना नहीं मिल पाएगा। तो उसका तरीका एकमात्र यही है कि आप गोबर वगैरह इनका उपयोग करें। मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप फार्मिंग को और डेयरी फार्मिंग को दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हो। अगर आपको खेती करना है तो आपको डेयरी फार्मिंग, गोपालन करना ही पड़ेगा जी। और आप कितना भी महंगा फर्टिलाइजर यूज कर लो, जब तक आपकी सॉइल के अंदर कार्बन नहीं है, जिसका सबसे बढ़िया सोर्स है काव डंग, गोबर, अगर आप वो नहीं डालोगे तो आप कितना भी महंगा फर्टिलाइजर यूज कर लो, आपका प्रोडक्शन कम ही होता जाएगा। सही बात। और बहुत सारे फार्मर्स के साथ में अभी ऐसा हो रहा है, धीरे धीरे करके प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ। स्टार्टिंग में बढ़ा जब उन्होंने फर्टिलाइजर्स को यूज किया,
लेकिन जैसे जैसे कार्बन कम होता गया, अभी प्रोडक्शन कम हो रहा है, जी। कितना भी महंगा फर्टिलाइजर यूज कर लो वो किसी काम का किसी नहीं। काम का नहीं है। तो आप जो है मिल्क वगैरह कहाँ सेल करते हो? हमारा एक्चुअली इंदौर बेस्ड बिजनेस है, तो इंदौर में हमारी आउटलेट सपना संगीता पे, और डिलीवरी हमारी ऑलमोस्ट पूरे इंदौर में जाती है। तो 3 बंदों के माध्यम से पूरे इंदौर में डिलीवरी होती है, और सपना संगीता पे जो आउटलेट है वहाँ से भी आप लोग आके ले सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको प्रॉफिट जनरेट करना है तो आपको खुद से सेल करना पड़ेगा जी। आपको बिजनेस में उतरना पड़ेगा। आपको डेफिनेटली क्वालिटी के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि लोग पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन उनको वैसी क्वालिटी भी देनी चाहिए। तो अपनी ब्रांड बनानी पड़ेगी, अपने खुद का प्रोडक्ट अपने खुद को सेल करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे कभी कन्वेंशनल खेती भी कर रहे हैं, जैसे सभी किसान ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो कन्वेंशनल खेती कर रहे हैं तो उसमें प्रोडक्शन फोकस्ड होना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन फोकस तभी हो पाएंगे जब आप आपकी सॉइल को समझेंगे, आप ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड रूप से करेंगे। जैसे गौपालन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे गोबर मिल जाएगा, गोमूत्र मिल जाएगा, दूध तो उसका सेकेंडरी प्रोडक्ट हो गया। किसान के लिए मेन चीज़ हो गया गोबर और गौमूत्र। वो कभी व्यवस्थित यूज़ कर रहा है तो उसको प्रोडक्शन अपने आप इंक्रीज होएगा, और उसका खर्चा कम होएगा, और प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। इसके अलावा जो फार्मर्स है उनको आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो? फार्मर्स को तो मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट जितना मैनेजेबल हो सके उतना गौपालन तो होना ही चाहिए। और आप आपकी सॉइल को समझिए। सबसे मेन चीज़ फार्मर के लिए है मिट्टी। तो मिट्टी समझिए कि उसकी पीएच वैल्यू क्या है, पीएच के ऊपर फोकस करें। ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के ऊपर फोकस करें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हालांकि ये सारी चीज़ें एक गोबर से ही हल हो सकती है। फिर कैलकुलेटेड अप्रोच से काम करें कि कौन सी क्रॉप कितना फर्टिलाइजर डिमांड करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑर्गेनिक करे किसान, लेकिन इंटीग्रेटेड रूप से कि गोबर भी दे और केमिकल भी दे। केमिकल इतना ना दे कि वो जो आपका प्रोडक्ट जो कंज्यूम कर रहा है उसकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए। जैसे यूरिया, भारत में ऐसा होता है कि कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो है ना, वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि यूरिया भर भर के किसान डालता है, तो हर क्रॉप को उतने यूरिया की डिमांड नहीं होती है। तो ये सब चीज़ कैलकुलेट करे किसान, और जिसकी क्रॉप की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फुलफिल करें। भैया थैंक यू वेरी मच।